समझ गए? ठीक है, ओके। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपको विषय समाज विज्ञान के इतिहास उपविषय के अध्याय 5 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण एवं परिणाम के बारे में आज आपको समझाएंगे और आप इसको सही रूप से समझें। जब भारत में अंग्रेज आए और उन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में अंग्रेज 1600 की ईस्वी में कंपनी के माध्यम से आए और अपना रोजगार सबसे पहले अपनी फैक्ट्री लगाकर सूरत से शुरू किया। ये सब आपने इनसे पिछले अध्यायों में सब कुछ सीखा है। इसके बाद जब अंग्रेज सही रूप से भारत में कार्य करने लगे तो धीरे धीरे जब ज़्यादा उन लोगों ने भारतीयों का विरोध दमन करना शुरू किया और बेगारों में काम लेना शुरू किया तो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ये सारे वर्ग अत्यधिक परेशान हुए। तो इस परेशानी को चारों तरफ से देखते हुए भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम संग्राम जो हुआ वह 1857 का संग्राम कहलाता है। ये 1857 का संग्राम पहला संग्राम था अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों को भगाने की भारत से ये पहली डेट थी, परंतु इसमें भारतीय ज़्यादा सफल नहीं हो सके। कारण पहले से इसकी पूरी योजना नहीं थी। जो पूरा देश था भारत, इसके सभी जगह पर इसकी जानकारी का अभाव था। इसीलिए एक साथ पूरे देश में स्वतंत्रता को हम सभी जगह विरोध ना हो सका और इस कारण से भारतीयों को इसमें नुकसान हुआ। उस समय जिस समय ये संग्राम हुआ, भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर थे और ये इतने क्रूर शासक थे कि इन्होंने कई नीतियां अपनाई भारत में शासन चलाने के लिए। जैसे एक इनकी नीति थी जिसका नाम था हड़प नीति। हड़प नीति ये क्या करते थे, जो वहाँ का उस देश का कोई भी शासक था तो उस शासक से युद्ध किया और उस शासक को हराया और उसके सारे राज्य को हड़प लिया। इसलिए इनकी नीति को नाम हड़प नीति है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो इधर उधर के कार्य और भारतीयों को परेशान करने का काम और राजाओं को हराने का काम सबसे ज़्यादा किया तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। यानी एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं अंग्रेजी राज्य का जो सबसे ज़्यादा विस्तार किया वो लॉर्ड डलहौजी ने किया। और लॉर्ड डलहौजी, इसके अलग से अगर हम समझना चाहें तो लॉर्ड डलहौजी ने कुछ कार्य भी किए देश के लिए। इससे पहले एक डाक तार व्यवस्था होती थी जिस पर कोई कर नहीं लगता था, कोई उसका खर्चा नहीं होता था, लेकिन इन्होंने उसको और बड़ा रूप दिया तो उसका खर्चा अलग से लगाना शुरू किया। इसके अलावा भारत में रेलवे की व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी के समय में आई 1853 में, और उस समय पहली रेल भारत में चली, वो भी इनके शासनकाल में हुआ। इससे पहले इसके बाद भारतवर्ष में इसके कई कारण हैं 1857 की क्रांति के। हम मुख्यतः ये पढ़ते हैं कि हमने ये सब पढ़ रखा है कि बैरकपुर जो मेरठ के पास में एक छावनी थी, वहाँ पर वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने इसका विरोध किया और सर्वप्रथम विरोध किया मंगल पांडे ने। ये हमने पढ़ा है अब तक। लेकिन इससे अलग भी कई ऐसे विरोध थे जैसे आर्थिक विरोध, राजनीतिक विरोध, वाणिज्य विरोध, इसके बाद सामाजिक विरोध, तत्कालिक कारण। ये कई कारण उस समय के हैं जो इस क्रांति को जन्म देते हैं।
केवल एक ही कारण मंगल पांडे या झांसी से लक्ष्मीबाई ऐसा नहीं था। इसके बाद इसमें आर्थिक कारण में ग्रामीण आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दिया गया। यानी जब ये उस समय क्या होता था, जो हम अपने खेतों में जो फसलें करते थे या खादी का हमारा काम था या कुछ भी जो भी फसलें हमने की, उनको बहुत कम रेटों में अंग्रेज यहाँ से खरीद लेते थे और इसको विदेश भेजकर कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे उधर, वहाँ से अपने यहाँ मशीनों के द्वारा उसको तैयार करके और बड़े रूप से यहाँ पर लाकर फिर उसको मशीनों के द्वारा यहाँ बेच देते थे। इससे पहले अध्याय में आपने समझा है कि जब अंग्रेजों का ज़्यादा विरोध हिंदुस्तानियों ने किया, लेकिन उस समय उनके पास संसाधन बहुत कम थे, वह अपने उपयोग की चीज़ों को यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते थे। इसके बाद कृषि के वाणिज्य ने किसान वर्ग को यानी कि जो कृषि को इन्होंने व्यापार के रूप में कर दिया, तो इससे कृषक वर्ग जो था, जो किसान था, वह बहुत परेशान हुआ। यानी जो भी फसल वो लोग करते थे उस पर इन लोगों ने कर लगाने शुरू किए, फसल के कर जाते थे। अलग अलग तरह से इन लोगों ने व्यक्ति चिन्हित कर दिए, उनको वहाँ पर कई कई गांवों का एक व्यक्ति को मुखिया बना दिया। महल गुजारी ये कर एक था जिसको कृषि पर कई कर लिए जाते थे, तो जिससे कृषकों पर अचानक कई बोझ इस प्रकार के लग गए। इसके बाद तत्कालीन कारण में आपने अभी पढ़ा, एनफील्ड राइल्स का प्रयोग किया गया। यह 29 मार्च 1857 ईस्वी को जो मंगल पांडे थे, इनको 29 मार्च 1857 को यह क्रांति की शुरुआत हुई। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी देनी थी 18 अप्रैल 1857 को, लेकिन देश में इसका बहुत ज्यादा विरोध ना हो, इस कारण से 10 दिन पहले ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और इसकी जानकारी भी सभी भारतीयों को बाद में लगी। इसके बाद राजनीतिक कारण में वेल्लेस्ली, जो लॉर्ड वेल्लेस्ली हुए हैं, उनकी सहायक संधि, उन्होंने क्या किया, वो राजाओं से पहले सहायक संधि करते थे, उसके बाद उनके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लेते थे। इससे डलहौजी की हड़प नीति मैंने अभी आपको बताई है। इसी प्रकार कई जगह अब इसका क्रांति का धार्मिक कारण, धार्मिक किसी भी क्रांति जब आती है तो सबसे अधिक बल धर्म पर दिया जाता है। जब जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेज ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने समझा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार करेंगे तो हमारे व्यक्ति यहाँ सबसे ज़्यादा होंगे तो हमारी व्यवस्था ठीक रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने जो ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश और धर्म प्रचार की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि यहाँ ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ आएँ, प्रचार प्रसार करें, अपना प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। ये उन्होंने कार्य कर दिया। इसके बाद धर्म नियोक्ता का अधिनियम, उन्होंने एक अधिनियम लागू कर दिया, एक एक्ट ले आए, एक कानून बना दिया कि जो हमें लगेगा कि हाँ ये धर्म के लिए सही रूप से कार्य करते हैं उनको तो रखा जाएगा, बाकी धर्म वाले जो प्रचारक प्रचारिकाएं हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वो भारतीयों को कम करना चाहते थे, उनके धर्म का कम प्रचार चाहते थे। इसके बाद ईसाई धर्मावलंबियों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति एवं रियायत दी जाएगी। जो ईसाई लोग थे, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे, उनके लिए उन्होंने रियायत का कार्य कर दिया। इसके आगे सरकारी नौकरियों में भी उनको पदोन्नत कर दिया, क्योंकि उनको उन लोगों को बढ़ावा देना था, अपने धर्म को बढ़ावा देना था। जहाँ जिसकी सत्ता या जो जिसकी अपनी सरकार बनाना चाहता है वो सबसे पहले सोचता है कि अपने धर्म को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद सामाजिक कारण, समाज के अंदर बहुत कुरीतियाँ थी उस समय, बहुत कुरीतियाँ थी, कुछ बुराइयाँ भी थी तो कुछ अच्छाइयाँ भी थी। इसमें सर्वप्रथम सती प्रथा अनुमूलन 1829 एक कानून बनाया, सती प्रथा अनुमूलन 1829, ये एक कानून लाए, एक एक्ट उन्होंने पास किया। सती प्रथा यानी कोई भी सती प्रथा, आप समझते हैं पहले सती प्रथा की एक हमारे यहाँ बहुत बुराई थी कि सती प्रथा
जैसे एक स्त्री का पति अगर किसी कारण से उसका देहावसान हो जाए, उसका देहांत हो जाए, तो उस स्त्री को उस पति के साथ ही उस चिता में उसके साथ ही जलना होता था, सती होना होता था। इसके लिए सबसे पहले कदम उठाया राजा राम मोहन राय ने, और इसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया और इसको बहुत हद तक रोक दिया। लेकिन अंग्रेज जब आए भारतवर्ष में तो उन्होंने एक्ट बनाया, कानून बनाया कि यहां पर अब ऐसा नहीं होगा। एक कानून के तहत उन्होंने इसको रोका। इसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, उन्होंने कहा कि हिंदुओं में पहले पुनर्विवाह नहीं होता था, यानी जो विधवा हुई, जब सती प्रथा को रोका जाएगा तो जो विधवाएं हैं उनके लिए क्या होगा। उनके लिए इन्होंने एक अपना एक दूसरा कानून बनाया, एक एक्ट लाए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यानी कि हिंदू विवाह दोबारा विधवाओं का विवाह हो सकता है। यह 1856 में एक क्रांति आया। इसके बाद दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का असर राजाओं से है, क्योंकि राजाओं को दास पसंद थे। हम इससे पहले जो अंग्रेज शासन थे, इससे पहले हमारे यहाँ मुगल साम्राज्य हुआ, उससे पहले मौर्य साम्राज्य हुआ, ये सब साम्राज्य थे। तो राजा एक होता था, बाकी सब उसके दास होते थे, यह जनता होती थी। तो उस दास प्रथा का अंत भी अंग्रेजों ने एक कानून के तहत किया, दास प्रथा का अंत। इसके बाद अंग्रेजी शिक्षा लागू करना। अंग्रेजी शिक्षा उन्होंने देश में लागू की, क्योंकि अंग्रेजी जो उनके होते थे यहाँ रुकने वाले, वो अंग्रेजी सीखते थे, भारतीय रह जाते थे। कुछ भारतीयों ने भी फिर धीरे धीरे प्रयास किया अंग्रेजी शिक्षा का। मैंने आपको इससे पहले अध्याय में बताया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है भारतवर्ष में। इसके बाद रंग भेद की नीति, यानी कि जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों के बच्चे होते थे, उनको नौकरियों में अच्छा देखा जाता था, और जो भारतीय होते थे उनसे केवल बस बेगार में कार्य लिया जाता था। ये सारी नीतियां उस समय की अंग्रेजों की थी। तो इसमें आपने समझा धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, तत्कालिक कारण। किसी एक कारण से इतनी बड़ी क्रांति नहीं होती है, कई कारण जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब इतनी बड़ी क्रांति का होना सफल होता है। 1857 की क्रांति में कौन कौन से शहर से इसका विरोध उठा और वहां किन किन लोगों ने मिलकर एक साथ वहां पर कार्य किया। इस पूरी क्रांति का लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, यहाँ सब जगह बैठ के एक मंथन हुआ कि इस जो हमको क्रांति करनी है, जो अंग्रेजों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे या जो हम क्रांति करेंगे, उसके जो मुखिया होंगे, जो नेतृत्वकर्ता होंगे, वो दिल्ली के सुल्तान उस समय बहादुर शाह जफर होंगे। बहादुर शाह जफर मुगल काल के अंतिम शासक थे। औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह जफर ने इस पूरी क्रांति का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के सामने डटकर मुकाबला किया। तो सभी शहरों में ये कहा गया कि सभी जगह अपने अपने रूप से इनके विरोध पर वहाँ की जनता को बैठाने का कार्य वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय वहाँ राजा थे या जमींदार थे, उनको दिया गया। अंग्रेजों का पूर्ण विरोध होना चाहिए। इसके लिए इस विद्रोह का जो प्रतीक था वो रोटी तथा कमल के फूल, यानी विद्रोह जो हम करेंगे, जो विरोध करेंगे, उसका जो प्रतीक बनाया गया वो बनाया गया रोटी और कमल के फूल को। उस समय इसमें संघर्ष की एक निश्चित तिथि घोषित की गई। वो तिथि थी 31 मई 1857। इतने जो शहर थे इनमें जब हम विरोध करेंगे तो 31 मई 1857 को एक साथ सभी जगह पर विरोध होना चाहिए, जिससे अंग्रेज, हम एक शहर में करेंगे तो अंग्रेज हमको दबा देंगे, अपनी वहाँ पर सेना लगा देंगे, लेकिन जब सब जगह करेंगे तो ये कहाँ तक दबा सकेंगे। लेकिन उनका भी पहले से प्लान तैयार था। उन्होंने हर शहर में अपने अपने एक उच्च पदाधिकारी को लगा रखा था, क्योंकि धीरे धीरे उनको भी इसकी सूचना लग गई कि अब विरोध होने वाला है। जैसे झांसी में हुरोज थे, एक सैनिक, अंग्रेजी सेनापति, उनको लगा दिया।
तो इसी क्रम में मेरठ से सिपाहियों का विरोध, जैसे बैरकपुर में आपको पता है मेन जड़ बैरकपुर से इसकी शुरू होती है, जहां जो उनको राइफल्स दी जाती थी उसको उसका जो कारतूस के अंदर डाला जाता था कारतूस, उसके जो कैप को मुंह से हटाना होता था। और वहाँ पर यह देखा गया कि जो हिंदुओं को दी जाती थी उस पर गाय की चर्बी लगी होती थी और जो मुस्लिमों को दी जाती थी उस पर सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो ये जब बात धीरे धीरे वहाँ फैली, मंगल पांडे ने इस बात को उठाया तो पूरे बैरंग में इस बात को फैल गया, तो सभी ने वहाँ से उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया, सिपाहियों से विरोध उठा। इसके आगे फिर झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध का नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई ने वहाँ डट के मुकाबला किया। क्यों? कारण क्या था? लक्ष्मीबाई के अपनी कोई संतान नहीं थी और लक्ष्मीबाई जो वहाँ के राजा थे झांसी के, वो उससे पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। इसी कारण से अंग्रेजों ने कहा कि ये जो आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए अब इस शासन पर हमारा अधिकार है। लेकिन लक्ष्मीबाई उसको नहीं मानी। उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया और उसने कहा कि ये हमारा युवराज है। तो अंग्रेज इसको नहीं मान सके और वहाँ पर विरोध हो गया और भीषण युद्ध चला अंग्रेजों से। इसके बाद बिहार में जमींदार कुबेर सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, मैंने अभी आपको बताया, कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, मध्य प्रदेश में रानी आवंतीबाई, बरेली में खान बहादुर खां और गोरखपुर में बाल गंगाधर तिलक। इन सभी ने अंग्रेजों से बहुत संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करते करते बहुत इनमें शहीद हो गए, कुछ वहाँ से भाग गए। कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो क्रांति थी वो पूर्व नियोजित नहीं थी और पूरे देश में इसकी सूचना नहीं थी, नेतृत्वकर्ता ठीक नहीं थे, ये जल्दबाजी में कार्य किए गए, इसलिए हम उस समय अंग्रेजों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। अगर हम पहले से पूरी योजना के साथ ये कार्य करते तो जो आज़ादी हमको सन 47 में मिली, 1947 में मिली, उस समय ना मिल के हम 1857 ईस्वी में भी अंग्रेजों को भारत से भगाने का कार्य कर सकते थे। तो इसमें बच्चों आप अपने अध्याय को भी, जो आपकी किताब है उसमें भी अध्याय पूरा एक बार पढ़ें, स्वाध्याय करें, उसके बाद वीडियो देखें और फिर इसके साथ आपको जो PDF मिलेगी उसमें आप उसके माध्यम से आप इसके प्रश्न और उत्तर भी करें और अपना कार्य समय से पूर्ण रखें। धन्यवाद।